हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे सिलेबस के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही बच्चों के, और दूसरी तरफ अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आज हम देखते हैं, पहले इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं वो क्या हैं और क्यों हैं। उसके बाद जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो हम देखेंगे कि कौन से पार्ट्स हैं जिनसे हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो जो हमारे ये पार्ट्स हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं किसी सेंटेंस के पार्ट्स। तो पहला होता है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है हमारा। द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर सेट ऑफ टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर पीसेस। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैं वो कुछ शर्तों का समूह है जो हमें यह बताता है कि एक जो बड़ा सेंटेंस है वो हमारे छोटे टुकड़ों से ही बनता है, और लोग कैसे बना लेते हैं यही हमें बताता है, और यही चीज़ें हमें सीखनी है ताकि हम सेंटेंस बना पाएँ। उसके बाद है हमारा द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कुड बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। फिर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक वोकेबलरी ऑफ ग्रामर। मतलब कि जो हमारा सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं ये हमारी बेसिक वोकेबलरी तैयार करते हैं एक ग्रामर की, यानी ये हमें ग्रामर की तरफ जाने के लिए मान लीजिए एक बहुत ही बेसिक शब्दावली हम सीखते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए आपको बैटिंग सीखनी है। तो बेसिक चीज़ है कि आपको बैट पकड़ना आना चाहिए। तो वही आप बेसिक यहाँ पर फॉर्म करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ के। फिर आता है हमारा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक सम टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दैम। मतलब इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना चाहिए ताकि आप इसको सीख सकें और समझ सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पता होने चाहिए कि किन चीज़ों से एक हमारा सेंटेंस बनता है। मान लीजिए अगर आप दाल बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर जो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स पड़ता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम पूरी दाल बना सकते हैं। उसी तरह से अगर हम सेंटेंस पूरा बनाना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सेंटेंस किन चीज़ों से बनता है, तभी हम पूरा सेंटेंस बना पाएंगे। तो अब हम देखते हैं पहला पार्ट इसका, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अब इसे पढ़ते हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स। मतलब कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो दो पार्ट्स कंटेन करता है। पहला होता है सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमने पिछली वीडियो में भी देखा था और मैं अभी आपको रिवाइज भी करा दूंगा, और प्रेडिकेट मैं अभी समझाऊंगा आपको। फिर हमारा द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और whom द सेंटेंस इज़ अबाउट। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारा सेंटेंस किसके बारे में है, तो वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और जबकि द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो हमें कुछ बताता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। In the following sentence, the predicate is enclosed in braces while the subject is highlighted। तो जो हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया हुआ है इसमें हमने सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रखा है और प्रेडिकेट को हमने इस ब्रेसेस में लिख रखा है, कर्ली ब्रेसेस में। तो हमारा ये सेंटेंस है, जॉन एंड हिज डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। कि जॉन और उसका डॉग हर सुबह दौड़ते हैं बीच पर। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें वो है यहाँ पर जॉन एंड हिज डॉग, ये दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो दो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। और जो हमारा ये हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है ये हमें यह बता रहा है कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो करते क्या हैं। तो यही हमारा प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ बताता है, कुछ इम्पोर्टेंट बात। अगर ये ना हो, मान लीजिए अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ कि आप समझिए ये यहाँ से हट चुका है,
तो फिर इसका क्या मतलब निकलेगा अगर प्रेडिकेट ना हो तो खाली सब्जेक्ट होने से, जॉन एंड हिज डॉग। तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बनेगी, पूरा सेंटेंस ही नहीं बनेगा। और अगर वही यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा ये सेंटेंस है प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के साथ, तो इसका कोई एक मतलब निकलता है जो कि बहुत ही सही होता है। तो अब हम देखते हैं हाउ टू गेट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो अगर हमें अपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप सबसे पहले अपनी वर्ब को अलग कर लीजिए। उसके बाद अपने सेंटेंस से सवाल पूछिए हु और व्हाट। आप ये देखिए उसमें कि कौन काम कर रहा है। उसमें जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी वर्ब है, वो हमें सेंटेंस में क्या बताती है कि क्या काम हो रहा है। अगर हमें काम का पता चल गया तो जो वो काम कर रहा है उसका भी पता लगा लेंगे। बिफोर इट द आंसर इज द सब्जेक्ट। अगर आप इसका पता लगा लेंगे तो वही हमारा सब्जेक्ट होता है, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब यह है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप 2-3 बार इस चीज़ को रिवाइंड करके देखिए कि जो हमारा सेंटेंस होता है, ऐसे सेंटेंस जो हमारे शुरू होते हैं किससे, देयर से, तो उन सेंटेंस में हमारा जो देयर है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले होते हैं। जैसे कि अब इस एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है देयर वर, तो ये हमारा सेंटेंस शुरू हुआ देयर से। देयर वर 3 प्लेयर्स प्लेइंग इन द फील्ड। तो जो ये हमारा एक सेंटेंस हुआ एग्जाम्पल, इसमें हमारा देयर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा 3 प्लेयर्स है ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आप जो ये सेंटेंस होते हैं जो देर से शुरू होते हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा, आप इनकी प्रैक्टिस करिए थोड़ा। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स कि ये क्या होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। अ वर्ब में बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट कंप्लीट्स द वर्ब्स मीनिंग। मतलब कि जो हमारे वर्ब है उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट भी होता है जो हमारी वर्ब की मीनिंग को पूरा करता है। अगर हम खाली वर्ब पे भी छोड़ दें, क्रिया पे छोड़ दें, तो भी हमारा सेंटेंस एक पूरा नहीं बनता, अच्छा एक बड़ा सेंटेंस नहीं बनता। अगर आप बड़े सेंटेंस बनाएंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिकल लिखना होगा आगे चल के, तो आपको इन सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी जो आप खुद बनाएंगे, और वहाँ पर आपको हर चीज़ का पालन करना पड़ेगा, पूरे के पूरे इन रूल्स का पालन करना पड़ेगा ग्रामर के। अब दूसरा है हमारा, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब इन्हें समझते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सेंटेंस में मेंशन होता है एक्शन के टाइम पे। जैसे जो हमारे यहाँ पर है जॉन हिट द बॉल, जो हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसमें आप अगर देखें तो हमारा एक्शन क्या है, हिट करना, ये हमारी वर्ब है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पर है बॉल। तो चलिए अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली अ पर्सन और अ थिंग। मतलब जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली केसेस में कोई व्यक्ति या वस्तु ही होती है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर है जॉन टोल्ड पीटर अ स्टोरी, मतलब कि जॉन ने पीटर को एक कहानी सुनाई। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोरी है ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा पीटर है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अगर आप यहाँ से पीटर को हटा भी दें तो इसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ है। जॉन टोल्ड अ स्टोरी, जॉन ने कहानी सुनाई, लेकिन किसे सुनाई, वो यहाँ पर है हमारा पीटर। तो पीटर को कहानी सुनाई, तो जो हमारा पीटर हो गया वो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, या आप मुझसे कॉन्टैक्ट में आइए, मेरी वेबसाइट विजिट करिए और आप मुझसे डाउट पूछिए। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो इसका मतलब पढ़ते हैं, हम समझते हैं क्या होता है। अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और फ्रेज। जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो कोई वर्ड होता है या कोई फ्रेज होता है। फ्रेज हमारा छोटे वाक्य कह लीजिए वो होते हैं। दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, जो कि एक लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है। जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है ये 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को या वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। एंड आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट,
जो कि सब्जेक्ट की व्याख्या करती है और उसको पता लगाने में मदद करती है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के। तो इसका एक एग्जाम्पल है बेन इज़ अ पुलिसमैन। तो जो यहाँ पर बेन है वो सब्जेक्ट है और जो इज़ है ये यहाँ पर हमारा लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, जो हमें यहाँ पर एक इस पूरे सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को, बेन और अ पुलिसमैन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है इज़। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। अब ये हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल था इसका, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। एला वॉज अ घोस्ट, मतलब एला एक भूत थी। देखिए अब यहाँ पर जो वाज है इसने क्या किया, इसने यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम किया है और एला यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद है हमारा सी अपीयर्ड एट 12 एंड लुक्ड स्टनिंग। तो जो ये हमारा सेंटेंस है ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा एक फ्रेज है छोटा जिसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। सी अपीयर्ड एट 12, उसके बाद जो हमारा ये लुक्ड है इसने लिंकिंग वर्ब का काम किया है, किसके साथ, स्टनिंग वर्ड के साथ। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। तो हमारा जो लुक्ड है ये क्या हुआ यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब, और जो स्टनिंग है यानी आश्चर्यजनक, वो क्या हुआ यहाँ पर, ये दूसरा वर्ड है जिसको हमारे लुक्ड यानी लिंकिंग वर्ब ने इसके सेंटेंस के साथ जोड़ा है। तो इसका पूरा अगर मैं मतलब निकालूं हिंदी में तो इसका मतलब होता है एला एक भूत थी जो रात को 12 बजे दिखी और जो बहुत ही आश्चर्यजनक लग रही थी। तो अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लेके। सो यूज एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, मतलब आप लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करिए एडजेक्टिव का यानी विशेषण का, ना कि एडवर्ब का यानी क्रिया विशेषण का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी लुक्स अमेजिंगली। तो जो यहाँ पर हमारा अमेजिंगली है ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है। और जबकि जो हमारा ये अमेजिंग है ये एक एडजेक्टिव है। तो हमें ये यूज़ करना है यानी अमेजिंग यूज़ करना है, हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है, ना कि हमें एडवर्ब यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, रिमेंबर रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मुझे कांटेक्ट करिए, अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए letmecode.tk पर, वहाँ पर आप अबाउट पेज पर जाइए और वहाँ पे मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप वहाँ जाइए और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ जाकर आप। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।